हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय भारत की खोज पुस्तक से सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के बारे में समझाने जा रही हूँ। जैसा नेहरू जी ने लिखा है, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन दोनों स्थानों पर इन खड़गनों की खोज मात्र एक संयोग थी। तो यहाँ जहाँ मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब हड़प्पा में जो अवशेष मिले हैं उसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुँचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। आगे उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आगे उन्होंने समझाया कि यहाँ की जो लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी यहाँ की पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। आगे उन्होंने बताया कि आर्यों का आना कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल सकती हैं। ठीक है। आगे उन्होंने समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत किसी अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है बच्चों। आगे उन्होंने समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ठीक है। आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। आगे उन्होंने प्राचीनतम अभिलेखों, धर्मग्रंथ और पुराणों के बारे में बताया है बच्चों। जैसे वेदों को, जैसे लिखा ना, आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मैक्स मूलर ने इसे आर्यमानों के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आगे उन्होंने वेद के बारे में बताया। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने का कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया और जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। फिर नेहरू जी ने बताया भारतीय संस्कृति की निरंतरता, कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता कैसे बनी रही। उन्होंने बताया कि बहुत परिवर्तनों के बावजूद भी संस्कृति की निरंतरता हमारी बनी रही, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आए। बहुत आक्रमणकारी आए, फिर भी हमारी संस्कृति बनी रही। उपनिषद के बारे में उन्होंने बताया।
उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक लंबा कदम है। उपनिषदों के बारे में बताया गया कि उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की तरह है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। उसके बाद नेहरू जी ने समझाया कि व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने विचारों से बताया और उससे क्या लाभ मिला और क्या नुकसान हुआ। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। आगे उन्होंने भौतिकवाद के बारे में बताया, बेटा हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया, क्योंकि यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का आचरण बाद में हुआ। बहुत जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई। प्रारंभ में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारियों, स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। महाकाव्य, इतिहास और परंपरा मिथक। नेहरू जी ने महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथ्या चीज़ों के बारे में बताया। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य, जैसा तुम जानते हो, रामायण और महाभारत हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दी, क्योंकि रामायण के बारे में तुम्हें मालूम है और महाभारत के बारे में भी। आगे उन्होंने समझाया कि यूनानियों, चीनियों और आदिवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आतिथ्य निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। महाभारत के बारे में उन्होंने बताया, महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना है, लेकिन महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा का, जैसा तुम जानते हो कि एक विशेष नायिका का एक साथ 5 भाइयों की पत्नी के साथ 5 भाइयों की पत्नी द्रौपदी रही। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। यह 700 श्लोकों का छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। नेहरू जी ने आगे समझाया, गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई, अभी लगातार की जा रही हैं। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है, न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। आगे नेहरू जी ने बताया कि प्राचीन भारत में जीवन कैसा था और लोगों का कर्म कैसा था। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था।
और यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। औषध विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें भी थीं। औषध विज्ञान के जनक धन्वंतर को माना गया है। कहा जाता है चरक राजा कनिष्क के दरबार में राज वैद्य थे। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। विश्वविद्यालयों में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षण से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बच्चों, बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था। तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय रहा है। तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता रहा। महावीर और बुद्ध के बारे में भी उन्होंने बताया। महावीर जी ने जैन धर्म को शुरू किया और बुद्ध ने बौद्ध धर्म को शुरू किया। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर बल दिया और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बना दिए। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। बुद्ध में बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने उसे कोई स्थान नहीं दिया। बुद्ध की शिक्षा क्या है, आओ देखते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ, इस धर्म का प्रचार करो। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। इसलिए हमको सबसे प्रेम करना चाहिए। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे, उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। बुद्ध कथा के बारे में उन्होंने बताया कि बुद्ध जी का स्वरूप कैसा है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में नेहरू जी ने लिखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य के सहयोग से। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना परिचित नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह नया राज्य था कैसा। सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। आगे देखो बेटा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया यह अर्थशास्त्र पूरी तरह से राजनीति शास्त्र है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों के बारे में लिखा हुआ है। अशोक के बारे में नेहरू जी ने बताया कि 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद
कलिंग के युद्ध में जो उसने नरसंहार देखा तो उसे युद्ध से विरक्ति हो गई। उसने संकल्प कर ले लिया कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करूँगा। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध का भिक्षु बन गया। इस तरह से अशोक बहुत बड़ा निर्माता था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को भी रखा था। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। एजी वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ में बहुत सारी जानकारियाँ ली। थैंक यू स्टूडेंट।